नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर रीजन ऑफ चाइना। इसके पहले जो हमने टॉपिक लिया था वो था एग्रीकल्चर ऑफ चाइना। चीन को कृषि प्रदेशों में विभक्त करने का जो कार्य हुआ वो 1930 में जे.एल. बक ने किया। उन्होंने चीन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण करते हुए खेतों का जो साइज़ होता है या साइज़ ऑफ फील्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उपज, लाइव स्टॉक या पशुपालन, इरिगेशन, कृषि भूमि के अनुपात और जनसंख्या घनत्व संबंधी आंकड़ों को एकत्रित किया और उसके आधार पर चीन को बृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया। उनके अनुसार चीन की दो प्रमुख उपजें थी, एक तो चावल और दूसरी गेहूं। इसके अंतर्गत चीन की अधिकांश कृषि भूमि लगी हुई थी। दक्षिणी चीन की प्रमुख जो उपज थी या जो क्रॉप थी वो थी चावल, और उत्तरी चीन की प्रमुख उपज थी गेहूं। क्योंकि दक्षिणी चीन जो है वो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और उत्तरी चीन जो है वो कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी को आधार मानते हुए एल.डी. स्टैम्प ने चीन को 4 बृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया। पहला उन्होंने लिया सदर्न चाइना और राइस रीजन कह सकते हैं, या दक्षिणी चीन अथवा चावल प्रदेश। फिर उन्होंने दूसरा लिया मध्य चीन अथवा गेहूं और चावल प्रदेश, मिडिल चाइना और वीट एंड राइस रीजन। फिर तीसरा उन्होंने लिया उत्तरी चीन अथवा गेहूं ज्वार बाजरा प्रदेश, नदर्न चाइना, वीट ज्वार एंड बाजरा रीजन। फिर चौथा जो लिया उन्होंने 4th नंबर पे मंचूरिया अथवा सोयाबीन प्रदेश, मंचूरिया और सोयाबीन रीजन। बक द्वारा प्रस्तुत चीन का जो कृषि प्रदेश अपेक्षाकृत जो था वो उसको अधिक मान्यता मिली। यद्यपि चीन के कृषि प्रदेशों का जो क्लासिफिकेशन थी उनको कई लेखकों और संस्थाओं द्वारा किया गया, किंतु अधिकांश का मूल स्वरूप जे.एल. बक के वर्गीकरण से ही मिलता जुलता था। बक के आधार पर ही जे.बी. क्रेसी ने चीन को कुल 9 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया, जिसे आप नक्शे में देख सकते हैं। पहला है मंचूरिया का सोयाबीन प्रदेश, सोयाबीन रीजन ऑफ मंचूरिया, सबसे नॉर्थ में। फिर दूसरा है बसंतकालीन गेहूं प्रदेश या स्प्रिंग व्हीट रीजन, 2nd नंबर पे बसंतकालीन गेहूं प्रदेश। फिर थर्ड उन्होंने लिया विंटर व्हीट एंड ज्वार बाजरा रीजन, थर्ड शीतकालीन गेहूं एंड ज्वार बाजरा। फिर चौथा उन्होंने लिया विंटर व्हीट एंड केओलिंग प्रदेश या शीतकालीन गेहूं और केओलिंग प्रदेश चौथा। पांचवा लिया उन्होंने यांगटीसी का चावल गेहूं प्रदेश, राइस व्हीट रीजन ऑफ यांगटीसी, पांचवा आप दे सकते हो चावल गेहूं प्रदेश। छठा उन्होंने लिया जेचुआन चावल प्रदेश या जेचुआन राइस रीजन, छठा आप देख सकते हैं जेचुआन जहाँ पर स्थित है वहाँ पर। सातवां उन्होंने लिया राइस एंड टी रीजन, 7th नंबर पे पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में राइस एंड या चावल और चाय प्रदेश। आठवां उन्होंने लिया 2 क्रॉप रीजन ऑफ राइस, या हम कह सकते हैं 2 फसली चावल प्रदेश, जहाँ पर कि चावल की दो उपजें प्राप्त की जाती हैं। क्योंकि ये क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला है, इसलिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक चावल की उपजें प्राप्त होती है। इसी तरह ही दक्षिणी पश्चिमी चावल प्रदेश या साउथ वेस्टर्न राइस रीजन है, इसी से ही लगा हुआ। इसके पश्चात 1969 में चीनी वैज्ञानिक अकादमी का वर्गीकरण, जो कि द साइंस अकेडमी ऑफ चाइना प्रेजेंट अ सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना एग्रीकल्चर रीजन इन 1969। उन्होंने जो आधार माने या जो उन्होंने बेसिस लिए वो थे, चीन की वैज्ञानिक अकादमी ने जो आधार माने वो थे, पहला प्रादेशिक भूमि उपयोग तथा कृषि उत्पादन की विशेषताएं, या आप कह सकते हैं रीजनल लैंड यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सेकंड जो उन्होंने आधार माना या बेस माना
वो था प्राकृतिक आर्थिक दशाओं, यानी कि फिजिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तीसरा जो उन्होंने बेस माना वो माना भावी कृषि विकास की अपनीतियां एवं प्रारूप, यानी कि फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इनको आधार मानते हुए चीन को 4 बड़े कृषि प्रदेशों में विभक्त किया और प्रत्येक को 3-3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया, जैसा कि आप इस चीन के नक्शे में देख सकते हैं। 4 प्रमुख हैं। पहला है इसमें से उत्तरी पूर्वी शुष्क कृषि एवं पशुपालन, या हम कह सकते हैं नॉर्दर्न ड्राई फार्मिंग एंड लाइवस्टॉक रीजन। ये वाला जो भाग है 1 नंबर वाला भाग, इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है नॉर्थ ईस्टर्न मोनोकल्चर ड्राई फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री रीजन, या आप कह सकते हो उत्तरी पूर्वी एक फसली शुष्क कृषि एवं वन उद्योग प्रदेश। अ वाला जो है इसे हम कह सकते हैं। फिर वह है आंतरिक मंगोलिया का एक फसली शुष्क कृषि एवं पशुपालन प्रदेश, या आप इसे कह सकते हैं मोनोकल्चर एंड लाइवस्टॉक रीजन ऑफ इनर मंगोलिया। ये वाला जो भाग है इसे कहा जा सकता है। ये मोनोकल्चर एंड लाइवस्टॉक रीजन ऑफ इनर मंगोलिया या आंतरिक मंगोलिया का एक फसली शुष्क कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र है। ब वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर है तीसरे नंबर पर उत्तरी पूर्वी 3 फसली शुष्क कृषि प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न 3 क्रॉप रीजन। ये जो है तीसरा वाला भाग, ये इसके अंतर्गत आता है नॉर्थ ईस्टर्न 3 क्रॉप रीजन, यानी कि यहाँ पर 3 फसलें उगाए जाते हैं। फिर सेकंड जो डिवीज़न किया गया है वो है पूर्वी एवं मध्य चीन का 2 फसली चावल एवं उष्णकटिबंधीय वन उद्योग क्षेत्र। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 2 नंबर को देख सकते हैं। इसमें पहला है डबल क्रॉप राइस एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रीजन ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल चाइना। पूर्वी एवं मध्य चीन का 2 फसली चावल एवं उष्णकटिबंधीय वन उद्योग प्रदेश, ये आता है हमारा। इसका मुख्य जो डिवीज़न है वो है दक्षिणी आंध्र प्रदेशीय कृषि तथा व्यापारिक वन उद्योग प्रदेश, या हम कह सकते हैं सदर्न ह्यूमिड फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री रीजन, जिसका पहला भाग हो गया हमारा दक्षिणी एवं मध्य चीन का 2 फसली चावल एवं उष्णकटिबंधीय वन उद्योग प्रदेश। ये वाला जो भाग है ये इसके अंतर्गत आता है। फिर है हमारा इसमें दूसरा दक्षिण पश्चिम उच्च भूमि तथा घाटियों की 2 फसली आर्द्र कृषि एवं वन उद्योग प्रदेश। ब वाला जो भाग है ये वाला इसके अंतर्गत आता है, या हम कह सकते हैं डबल क्रॉप्ड ह्यूमिड फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री रीजन ऑफ साउथ वेस्टर्न हाईलैंड एंड वैलीज। फिर तीसरा इसका सभाग है, तीसरा वाला पार्ट है इसका दक्षिणी चीन का 3 फसली आर्द्र प्रदेशीय कृषि एवं बागाती कृषि प्रदेश। ये वाला जो भाग है जहाँ पर की रेनफॉल बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर 2 और 2 से अधिक फसलें पैदा की जाती है। तो ये कहा जाता है इसके लिए कि 3 क्रॉप फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर रीजन ऑफ सदर्न चाइना। ये स वाला भाग। फिर
तीसरा मेजर रीजन है उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं सिंचित कृषि तथा पशुपालन प्रदेश। तीसरा ये वाला जो पार्ट है चीन का, इसका मुख्य भाग है नॉर्थ वेस्टर्न ड्राई एंड इरिगेटेड फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक रीजन। इसका पहला भाग हो गया हमारा, पहला भाग जो आता है वो आता है आंतरिक मंगोलिया, निगसिया तथा होन्शिकी एक फसली क्षेत्र, एक फसली सिंचित कृषि तथा पशुपालन प्रदेश, या कह सकते हैं इसको मोनोकल्चर इरिगेटेड फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक रीजन ऑफ इनर मंगोलिया, नगासिया एंड होन्शिकी। इसका दूसरा भाग है, वह भाग उसके अंतर्गत है उत्तरी सीकियांग की एक फसली सिंचित कृषि तथा उच्च भूमि पशुपालन प्रदेश, या ऐसे कहा जा सकता है मोनोकल्चर इरिगेटेड फार्मिंग ऑफ नदर्न शंघाई एंड लाइव स्टॉक रीजन ऑफ हाईलैंड्स। ये जो बी वाला पार्ट है। तीसरा है दक्षिणी सीकियांग का बहुफसली सिंचित कृषि प्रदेश, स वाला जो भाग है, या कह सकते हैं मल्टीकल्चर इरिगेटेड फार्मिंग रीजन ऑफ सदर्न शंघाई, सदर्न सीकियांग। चौथा जो डिवीज़न किया गया है वो है शंघाई तिब्बत उच्च भूमि कृषि एवं पशुपालन प्रदेश, शंघाई तिब्बत हाईलैंड फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक रीजन। ये जो चौथा इसका डिवीज़न है। इसका पहला भाग है उत्तरी तिब्बत का पशुपालन प्रदेश, लाइव स्टॉक रीजन ऑफ नदर्न तिब्बत। और ये जो बड़ा वाला भाग है इसमें अधिकतर पशुपालन किया जाता है। फिर इसका ब भाग है शंघाई तिब्बत पठार का मिश्रित कृषि तथा पशुपालन प्रदेश, या मिक्स्ड फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक रीजन ऑफ शंघाई एंड तिब्बत प्लेटू। ये ब वाला जो पार्ट है वो इसके अंतर्गत आता है। फिर इसका लास्ट डिवीज़न है स, तीसरा दक्षिणी पूर्वी तिब्बत का कृषि एवं वन उद्योग प्रदेश, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न तिब्बत। ये एक छोटा सा भाग है जो कि इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार साइंस एकेडमी ऑफ चाइना ने अपना ये एक क्लासिफिकेशन चीन की एग्रीकल्चर रीजन को लेकर 1969 में किया था। थैंक यू।